होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और वो हम लोगों ने भारत परिषद अधिनियम 1919 जिस 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। जो मार्ले जो थे हमारे भारत सचिव हैं, और मिंटो जो होते हैं वो हमारे भारत के जो वायसराय होते हैं। तो भारत जो परिषद अधिनियम हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने खत्म किया था। और आज हम लोग संविधान संविधान जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, और वो उसका हम लोगों ने आज हम लोग कौन सा अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग जो भारत परिषद अधिनियम 1919, इसका नाम है भारत परिषद नहीं, सॉरी, भारत जो परिषद नहीं है, भारत शासन अधिनियम है, इसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अधिनियम भी कहा जाता है, जिसमें से मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे हमारे वो भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय क्या थे, भारत के वायसराय थे। चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि कौन ऐसे विषय थे जिस पे हमें चर्चा करना था, जिसको हम लोग जो हम लोगों ने गलतियां की थी, जो हमसे निर्णय लिए गए थे, क्या वो गलत थे या सही थे, उन लोगों को क्या फिर से हम लोग उस पर क्या करें, एक बार नजर डाल लें, उसे ही कहा जाता है पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमियां क्या क्या थी, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या था, तो जो लखनऊ पैक्ट, जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें आप देखोगे तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो समझौता हुआ था, तो जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, उसमें आप देखोगे तो गरम दल नरम दल दोनों क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो वो भूमिका थी, तो मुस्लिम लीग व कांग्रेस कांग्रेस समझौता पे हम लोग क्या करेंगे, नजर डालेंगे। और अगला जो हमारा ये अगला जो था, वो जो हमारा जो आप देखोगे तो इसमें अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की सहयोगिता, तो भारतीयों की भागीदारी कह दो, या आप ये भी कर सकते हो, सहयोग की अपेक्षा जो भारतीयों की सहयोग की अपेक्षा। तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, जो 1914 में आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो उस युद्ध में जो भारतीय क्या करें, इसकी सहयोगिता, जो भारत ने इसकी सहयोगिता किया था, तो जो सहयोग किया था, उसमें हमने क्या लाभ हम लोगों को मिला, क्या हम लोगों को हानि मिली थी, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग भूमिका चर्चा करेंगे, उस पर भी ये अधिनियम आया था, उस पर भी विचार किया, ठीक है, उस पर भी विचार किया था। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो भूमिका क्या थी इसकी, तो अगला आप देखोगे तो इसके प्रावधान क्या हुए, प्रावधान का मतलब होता है कि हम लोग अब तय क्या कहते हैं, तय हम लोग क्या किया, हम लोगों ने तय क्या किया था, हम लोगों ने क्या किया, तय किया था, ठीक है। पहली बार उत्तरदायी शब्द का प्रयोग हुआ था, उत्तरदायी शासन, पहली बार, फर्स्ट, या प्रथम, ऐसे लिखो, प्रथम बार उत्तरदायी शासन
शब्द का प्रयोग किया गया था, किया गया। ठीक है, पहली बार उत्तरदायी सरकार का जो शासन का जो पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया था। और अगला नेक्स्ट क्या बात किया गया था। ठीक है, अब जो पहले भारत सचिव जो होता था, पहले जो भारत सचिव नियुक्त किया गया था वो भारत के राजस्व से वेतन लेता था, लेकिन इस बार अब देखोगे तो भारत सचिव को अब ब्रिटिश राजस्व से, ब्रिटेन के राजस्व से खर्चा जो इसका वेतन दिया जाने लगा। तो भारत सचिव को अब ब्रिटिश राजस्व ब्रिटिश राजस्व से वेतन दिया जाएगा, ये कहा गया। तो 1919 में भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया कि अब जो भारत सचिव होगा उसका वेतन जो है ब्रिटेन के ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, पहली बार जो आप देखोगे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। तो पहली बार जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, तो यहीं पे देखोगे तो पहली बार ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला। 1919 में भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को पहली बार जो मतदान करने का अधिकार मिला था, पहली बार अधिकार मिला मतदान देने का। ठीक है, केंद्र में आगे देखोगे, केंद्र में द्विसदनात्मक जो विधानमंडल की स्थापना की गई थी। किया गया। द्विसदनात्मक मतलब क्या होता है? कि राज्य परिषद और विधान राज्य परिषद और विधानसभा और विधानमंडल, विधानसभा नहीं, विधान और क्या, विधानसभा, राज्य परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो राज्य परिषद और विधानसभा जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना की गई थी। और द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि राज्य परिषद और विधानसभा को मिला करके द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है, द्विसदनात्मक विधान परिषद कहा जाता है। इसको क्या कहता है? उच्च सदन। इसको उच्च सदन कहते थे, उच्च सदन कहा जाता है, सदन, इसको उच्च सदन कहते थे। और इसको निम्न सदन कहा जाता था, इसमें इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? इसमें सदस्यों की संख्या 145 होती थी। कितनी? सदस्यों की संख्या 145 होती थी। इसमें सदस्यों की संख्या विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 145 होती थी। और जिसमें से 41 जो होते थे, 41 सदस्य जो होते थे मनोनीत होते थे, मनोनीत। पूछेगा आपसे कि जो विधानसभा जो पहले 1919 में जो विधानसभा था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो आप कहिएगा 45 होती थी, 145 होती थी, जिसमें 41 मनोनीत होते थे और 100 जो 4 होते थे वो निर्वाचित होते थे, निर्वाचित। पूछेगा कि कितने सदस्य होते थे जो विधानसभा में निर्वाचित किए जाते थे? आप कहिएगा 104 सदस्य जो होते थे निर्वाचित होते थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें उच्च सदन में सदस्यों की संख्या जो होती थी, सदस्यों की संख्या जो होती थी वो 60 होती थी। कितनी? 60 होती थी, 60 होती थी। ठीक है, 60 होती थी। जिसमें से आप देखोगे कि जिसमें से
34 जो होते थे, 34 जो होते थे वो निर्वाचित होते थे, 34 जो होते थे वो निर्वाचित होते थे, निर्वाचित निर्वाचित होते थे, 34 जो होते थे निर्वाचित होते थे। बाकी जो बचे 26, 26 जो बचे वो मनोनीत होते थे, मनोनीत 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 होते थे। अब पूछेगा 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 कि राज्य विधान परिषद में कितने राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, तो आप कहिएगा 60 होती थी, जिसमें से 26 जो होते थे वो जो डायरेक्ट जो मनोनीत होते थे, और जो 34 होते थे वो निर्वाचित सदस्य इसमें होते थे। इसको जल्दी से नोट करिएगा, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए आप। तो भारत शासन अधिनियम में हम देखोगे तो विधान जो द्विसदनात्मक प्रणाली थी, ये इसमें कितने कितने जो सदन आते थे। एक सदन आपका होता था जो राज्य परिषद, जो जिसे कहा जाता था राज्य परिषद, और दूसरा विधान सभा होती थी। ठीक है, विधान सभा होती थी। आगे नेक्स्ट, ठीक है, जो है फिर देखा जाए तो फिर आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रांतों में द्वैध द्वैध शासन व्यवस्था 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 लागू हुआ। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जो या लागू हुई थी। द्वैध शासन व्यवस्था इसके इसके द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी, लागू हुई थी। ठीक है, लागू हुई थी। द्वैध शासन व्यवस्था क्या हुई, लागू हुई थी। ठीक है, इसके जनक कौन है, तो द्वैध शासन व्यवस्था के जनक हैं लियोनस कॉर्टियस। याद रखिए, लियोनस कॉर्टियस। ठीक है, ब्रिटेन के ही थे। तो द्वैध शासन के जनक कौन है, तो द्वैध शासन के जनक है लियोनस कॉर्टियस है। ठीक है, लियोनस कॉर्टियस है। तो द्वैध शासन में कितने विषय, तो द्वैध शासन में विषय कितने थे, तो विषय जो थे तो 2 थे। जो द्वैध शासन में कितने विषय थे, 2 विषय थे। द्वैध शासन में कितने विषय थे, 2 विषय थे। जो एक प्रांतीय विषय था, प्रांतीय विषय जो विषय आता था, और एक था केंद्रीय विषय। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रांतों के बारे में, तो प्रांतीय विषय में ही हम लोग देखेंगे। तो प्रांतीय विषय में भी 2 विषय आते थे, प्रांतीय विषय में भी 2 विषय थे। प्रांतीय विषय में भी कौन थे, 2 विषय थे, जिसमें से आप लोग एक मिलेगा रक्षित विषय, और दूसरा मिलेगा हस्तांतरित विषय। ठीक है, हस्तांतरित विषय। तो आप देखोगे, आप यहीं पे देखोगे कि रक्षित जो विषय, जो रक्षित या सुरक्षित जो थे, रक्षित या सुरक्षित इसे कह सकते हो। रक्षित विषय में आप देखोगे क्या आता है, तो रक्षित विषय में कौन कौन से, रक्षित विषय में क्या क्या आता था। रक्षित विषय में जैसे कि राजस्व। रक्षित विषय में आप देखोगे तो राजस्व आता था, राजस्व आएगा। फिर उसके बाद न्याय इसमें आता था, इसमें देखोगे तो इसमें जो वित्त विषय, जिसमें जो है वित्त जो है वित्त विषय आते थे, वित्त मंत्रालय आता था, वित्त मंत्रालय। और पुलिस। ठीक है, ये सभी किसमें आते थे, रक्षित विषय में आते थे। इसमें कौन कौन आते थे, तो रक्षित विषय में ये सब आते थे। हस्तांतरित विषय में आप देखोगे, हस्तांतरित विषय में कौन कौन क्या क्या आता था। हस्तांतरित विषय में देखोगे स्थानीय शिक्षा, स्थानीय शिक्षा आदि थी। स्थानीय जो यहाँ शिक्षा आती थी, स्थानीय जो शिक्षा थी। तो इसके बाद शासन, स्थानीय शासन था, स्थानीय शासन। और एक चीज इसमें न्याय आ गया। उसमें जो न्याय की जगह क्या आता था, इसमें स्वास्थ्य भी आता था। इसमें जो हस्तांतरित विषय में स्वास्थ्य भी आता था। ठीक है, तो इसमें जो निर्णय लिया जाता था, इसमें अगर जो निर्णय दिया जाएगा, इसमें जो निर्णय हस्तांतरित विषय में जो निर्णय लिया जाएगा, वो गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल जो निर्णय लेगा, गवर्नर जनरल
भारतीय मंत्रियों से, गवर्नर जनरल जो निर्णय लेता था इसमें आप देखोगे तो निर्णय लेता था तो भारतीय मंत्रियों से, भारतीय मंत्रियों से जो हस्तांतरित विषय पे जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो भारतीय मंत्रियों से मिलकर के जो वायसराय था गवर्नर जनरल वो इन लोगों के सलाह से निर्णय लेता था। किस पे? हस्तांतरित विषय पे। हस्तांतरित विषय पे निर्णय कैसे, निर्णय कौन लेता था? तो गवर्नर जनरल निर्णय लेता था। गवर्नर गवर्नर जो जनरल जो था वो निर्णय तो लेता था लेकिन भारतीय मंत्रियों से पूछ करके जो 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 हस्तांतरित विषय में थे। और फिर उसके बाद जो रक्षित विषय होते थे, जो रक्षित विषय होते थे, राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस जो होती थी, इस पे जो गवर्नर जनरल जो था गवर्नर जो था जो गवर्नर था गवर्नर जो गवर्नर जो था गवर्नर जनरल गवर्नर जो था गवर्नर अपनी अपनी इस पे निर्णय जो था निर्णय इस पे जो निर्णय देता था गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से तो रक्षित विषय पे जब जो निर्णय लेता था कौन, जो गवर्नर जनरल जो निर्णय लेता था वो अपनी जो बनाई हुई उसकी परिषद थी उसकी सहायता से। लेकिन हस्तांतरित विषय पे देखोगे, पूछेगा कि हस्तांतरित विषय पे निर्णय कौन लेता था, तो गवर्नर लेता था लेकिन वो भारतीय जो परिषदों के जो भारतीय जो मंत्री जो शामिल थे उनकी सहायता से। लेकिन रक्षित विषय पे जो निर्णय लिया जाता था वो गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था। इसको जल्दी से नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो फिर उसके बाद यहीं पे लिख लो कि भारत सचिव द्वारा CAG की नियुक्ति, ठीक है। CAG की क्या हुई? नियुक्ति की गई थी। CAG की नियुक्ति, ठीक है। जो भारत सचिव द्वारा CAG की कैग की नियुक्ति कब हुई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में CAG की नियुक्ति होती है, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी जो भारत शासन अधिनियम 1919 जो था इसको हम लोग आज क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब फिर उसके बाद कौन आता है? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी नोट करो। आगे आगे आगे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। इसकी पृष्ठभूमि क्या, इसकी जो पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो इसकी पृष्ठभूमि जो आप देखोगे तो इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन जो भारत में जो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन जो भारत आया था उससे हमें क्या नुकसान हुआ, क्या हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, उस पे ये उस विषय पे ये बात की गई थी। उसलिए ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस विषय पे भी क्या चर्चा होनी थी। भारत शासन अधिनियम जो आया था, जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था उसमें उसकी समीक्षा की गई थी। इसकी समीक्षा की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, इसकी समीक्षा क्या की गया? 1935 में किया गया था, ठीक है। जो आप देखोगे तो जो भारत सचिव आप देखो तो वैके हेड
बैंक के हेड जो थे वो भारतीयों को जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए चुनौती दे दी। भारतीयों को क्या की चुनौती दे दी? भारतीयों को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए करने का चुनौती दे दी। इन्होंने चुनौती दे दी कि अब तुम जो संविधान का मसौदा तैयार करके हमको दो। हमको क्या दो? मसौदा तैयार करके दो संविधान सभा का। जो बैंक के हेड थे, भारत सचिव जो थे, बैंक के हेड जो थे, इन्होंने भारतीयों को चुनौती दे दी कि तुम क्या करो कि संविधान का मसौदा मुझे तैयार करके दो। अगर तुम्हें दम है तो करके दे दो, अगर तुम पढ़े लिखे हो। तो कितनी उंगली उठाया था इन लोगों ने। ये लोग सोचते थे कि हम लोग इतने बहुत अनपढ़ है, हम लोग बहुत अनपढ़ है, ये लोग बहुत सोच रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद आगे नेक्स्ट जो बात हुई थी, फिर उसके बाद 1928 में नेहरू समिति का गठन। 1928 में नेहरू समिति का गठन। 1929 में जिन्ना की 14 सूत्री मांग की भी चर्चा हुआ। 14 सूत्री मांग जो हुई थी उसमें भी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, इस पे भी चर्चा हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, हमारे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हुआ, और गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 1930, 31 और 32 में जो हुआ था। इससे भी क्या चर्चा हुई, भूमिका, इसकी भी भूमिका थी इसमें, इसकी भी भूमिका थी। ठीक है, और फिर इसके बाद एक चीज और देखोगे तो भारत शासन अधिनियम, इसका गठन कब किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का गठन 1935 का भारत शासन अधिनियम जो इसका गठन जो हुआ था, लिनलिथगो की अध्यक्षता में। लिनलिथगो, जो लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की सिफारिश पर जो लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसको शासन कर लो, सरकार छोड़ो, शासन ही कर लो, शासन। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो इसकी अब क्या करोगे? तो इसकी जो प्रावधान क्या हुआ, तो इसका प्रावधान क्या था? तो इसका प्रावधान क्या हुआ? जो इसका प्रावधान आप लोग जल्दी हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रावधान क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में शुरू। केंद्र में क्या था? शुरू था। द्वैध शासन जो प्रांतों में खत्म था, अब केंद्रों में क्या था? ये शुरू हो गए थे। अब केंद्रों में ये शुरू हो गए थे, तो केंद्रों में भी दो विषय आएंगे। रक्षित विषय थे, हस्तांतरित थे। रक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय थे। रक्षित विषय थे और जो हस्तांतरित विषय थे, जिसमें कौन कौन से आते? प्रति रक्षा, विदेश मामले आते थे। इसमें रक्षित विषय में विदेश मामले आते थे। फिर उसके बाद धार्मिक जो है विदेश मामले, धार्मिक विषय रक्षित विषय में कौन कौन थे? ये सब आते थे। धार्मिक विषय आते थे। जनजातीय क्षेत्र आता था, जनजातीय क्षेत्र, और जो बचा, और इसमें जितने बचे थे, और इसमें जितने बचे अन्य विषय, और जितने विषय अन्य विषय इसमें आता था। अन्य विषय इसमें आते थे। अन्य विषय कौन आता था? हस्तांतरित विषय में अन्य विषय हस्तांतरित विषय में आते थे। ठीक है,
ठीक है। इन दोनों में देखोगे तो गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद जो अपने जो इस पे जो था, तो इस पे गवर्नर जो था, इस पे जो गवर्नर था, गवर्नर इस पे जो निर्णय लेता था, इस पे निर्णय गवर्नर अपनी अपनी परिषद परिषद की सहायता से जो रक्षित विषय पे जो निर्णय लेता था गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से। और लेकिन इस पे जो निर्णय लिया जाता था, इस पे निर्णय जो लेता था, तो गवर्नर जो था, गवर्नर अपनी मंत्री परिषद की सहायता से तो गवर्नर जनरल जो हस्तांतरित विषय थे उस पे अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से निर्णय लेता था। लेकिन जब जो रक्षित विषय पे जो निर्णय लेना रहता था, वो अपने परिषद, जो मंत्रिपरिषद और परिषद में करती मत होइएगा, इसमें परिषद की जो इसकी खुद की परिषद थी और इसमें मंत्री थे जिसमें भारतीय भी होते थे, उनकी सहायता से ये निर्णय लेता था। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट करो। आप नोट कर लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई कब? 1 अक्टूबर 1937 को। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। इसके कितने सदस्य होते? इसके कितने सदस्य थे? इसके सदस्य कितने थे? इसके सदस्य थे 6। इसके सदस्य कितने होते थे? 6 होते थे। लेकिन अगर संघीय न्यायालय में अगर आपको अपील करना है तो आपको प्रीवी काउंसिल लंदन में अपील करना होगा। और जो अपील करना है तो प्रीवी काउंसिल लंदन में आपको अपील करना होगा। और इसके जो जज थे, इसके जो आप देखोगे तो जज जो थे, चीफ जज, जो इसके जो फर्स्ट चीफ जज जो थे तो मैरिस गुएर। इसके पहले जो चीफ जज थे तो प्रीवी काउंसिल जो लंदन के, तो कौन थे? मैरिस गुएर थे। ठीक है, मैरिस गुएर थे। और इसको देखा जाए तो इसमें फिर उसके बाद दिल्ली संशोधित न्यायालय जो संघीय न्यायालय के जो भारतीय जो जज थे, जो फर्स्ट थे वो कौन थे? एमएस जैकब। कौन थे? एमएस जैकब थे। कौन थे? एमएस जैकब थे। एमआर सुल्ताना। एमएस जैकब और एमएस सुल्ताना जो भारतीय जज थे, ये लोग भारतीय जज थे। ठीक है, ये लोग क्या थे? भारतीय जज थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को क्या किया गया? स्वायत्तता दी गई इसमें। अब जो प्रांतों पर जो अधिकार होगा, वो विधि का अधिकार होगा। प्रांतों विषयों पर जो प्रांतीय विषय जो थे, प्रांतीय विषय पर अधिकार प्रांतीय विषयों पर जो अधिकार होगा वो विधि का होगा। ठीक है, जो प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और प्रांतीय विषयों पर जो अधिकार था वो विधि का होना चाहिए या होगा। ठीक है, और वो होना चाहिए। फिर 11 प्रांतों में आप देखोगे तो विधानसभा का गठन किया गया। और फिर इसके बाद देखा जाए तो 6 प्रांतों में विधानमंडल द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। द्विसदनात्मक
विधायिका का की स्थापना स्थापना किया गया। ठीक है, इनका स्थापना किया गया था, इनकी स्थापना किया गया था। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद परिषद को समाप्त किया गया। समाप्त, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कर दी गई। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना स्थापना आरबीआई की स्थापना हुआ। आरबीआई की स्थापना हो गई थी। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। वर्मा को, वर्तमान म्यांमार है, वर्मा को भारत से अलग, भारत से अलग। क्वेश्चन पूछेगा वर्मा भारत से कब अलग हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से क्या हुआ, ये अलग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के ही अधिनियम से आरबीआई की स्थापना भी हुई थी। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। क्या? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें भारत मंत्री का पद समाप्त हुआ। भारत मंत्री का पद समाप्त हुआ। भारत मंत्री का पद जो होता था पहले वो समाप्त हो जाता, वो हुआ। और इसमें कहा गया कि भारत जो होगा वो दो, भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बनेंगे, दो अधिराज्य बनेंगे। इनका अलग अलग जो दो राज्य बनेंगे, दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, दोनों में एक गवर्नर जनरल होगा। दोनों राज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, एक एक गवर्नर जनरल होगा। संविधान, इसमें कहा गया कि संविधान बनने तक विधायिका का कार्य जो होगा, विधायिका का कार्य संविधान सभा करेगी, ठीक है, संविधान सभा विधायिका का कार्य करेगी। ठीक है, इसका जो कार्य था, इसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर होगा। इसका कार्य जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था, इसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर किया जाएगा। इसका भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, इसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर किया जाएगा। तो कल हम लोग संविधान सभा का निर्माण करना शुरू करेंगे। आज तक यही, आज आपको यही मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आज हम आपसे विदा लेते हैं और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपनी जो तैयारी है उसको वरीदा दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।